नेपाल में हालात बहुत नाजुक है। नेपाल में सरकार के तख्ता पलट के बाद सेना ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन यह सच है कि नेपाल में अब भी हिंसा जारी है। इस्तीफे के बाद पीएम केपी शर्मा ओली को सेफ हाउस में रखा गया है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई और इस बीच उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की जलने से मौत हो गई। नेपाल में 9 सितंबर को क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं और सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तस्वीरें हम काठमांडू से दिखा रहे हैं, जहां पर कि हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। नेपाल का झंडा चाहिए, एमएलए कांग्रेस नहीं चाहिए हमको। नेपाल का देखिए, इनकी मांग है नेपाल का झंडा इन्हें चाहिए। सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार चौतरफा की जा रही है। काठमांडू की ऐसी तस्वीरें, ऐसा मंजर, ऐसा कोहराम कि पब्लिक के टारगेट पर आ गई पूरी सरकार। राष्ट्रपति का इस्तीफा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, उनकी पूरी सरकार का इस्तीफा और फिर सब कुछ सेना ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन इससे पहले 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, नेपाल पूरी दुनिया को दिखा रहा है। 8 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शन शुरू हुआ। 15 से 20 हजार नौजवान काठमांडू के सेंटर में जमा हुए। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई और इसमें 22 लोगों की फायरिंग से मौत हो गई। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए और 24 घंटे के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। 24 घंटे के अंदर पब्लिक ने नेपाल की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं। और इस वक्त हम एक हाई राइज बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और यहाँ से मेरे कैमरा पर्सन युगल आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, बिल्कुल मेरे सामने ये पार्लियामेंट है जो धू-धू करके पूरी तरह से जल रहा है और ये बाजू में एक होटल है और एक बैंक है, ये पूरी तरह से जल गया। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जोखिम में डाल के, क्योंकि नीचे उग्र प्रदर्शनकारी हैं, लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। नेपाल की संसद को जला दिया। लोग नेपाल की संसद भवन में घुसे और उसे आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में सड़क से लेकर संसद तक वो गुस्सा फूटा है जो लंबे वक्त तक दबाया गया। काठमांडू में नारे लगे, केपी चोर देश छोड़, और पीछे जलता रहा नेपाल का संसद भवन। पूरी दुनिया और खासकर दक्षिण एशिया के लिए तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं, क्योंकि नेपाल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे, राष्ट्रपति के इस्तीफे और जलती संसद से पहले क्या क्या हो चुका है, इसके फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। 1 फरवरी 2021 म्यांमार में सेना ने आंग सान सू की को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। 15 अगस्त 2021 अफगानिस्तान, तालिबान ने अशरफ गनी सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। 10 मई 2022 श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे जनता के लगातार प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश, पब्लिक के गुस्से के बीच शेख हसीना सरकार को देश छोड़कर भागना पड़ा था। और अब 9 सितंबर 2025 नेपाल। 24 घंटे के प्रदर्शन के बाद ही नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल की सत्ता को जेन जी यानी जेनरेशन जी वाली पीढ़ी खा गई। जेन जी यानी वो पीढ़ी जो साल 1997 से साल 2012 के बीच पैदा हुई है। इस पीढ़ी में 13 साल से 28 साल तक के लोग आते हैं जो डिजिटल दौर में पली बड़ी है। इसी पीढ़ी का मुकाबला नेपाल की सरकार नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री का इस्तीफा और जलता हुआ संसद भवन, नेपाल में सत्ता के खिलाफ अंगारों की बौछार इसका बहुत बड़ा सबूत बन गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 बहुत ही खास इमारतों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया।
इसमें संसद भवन के अलावा सिंह दरबार है, जहां मंत्रियों के दफ्तर हैं। यहां से किसी तरह से मंत्रियों को सुरक्षित निकाला गया। हिंसक प्रदर्शनकारियों के गुस्से की चपेट में नेपाल का सुप्रीम कोर्ट भी आया, जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। नेपाल आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I give this, मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बगाएका छन्, right? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो जेनजीको बोली हो। जेनजीहरू को छन् हात उठाउँ त। Once more, जेनजीज। फकिङ मैले रगत बगाएको छु, राइट? यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू बाँच्छ, किनीहरू बुझ्छन्। 2008 में राजशाही से लोकतंत्र में तब्दील होते हुए नेपाल को पूरी दुनिया ने देखा। वो दौर भी काफी हंगामेदार रहा, लेकिन डेमोक्रेसी तक के उस सफर में भी नेपाल ने ऐसे दर्दनाक मंजर नहीं देखे थे। नेपाल में एक और संकट ये भी है कि राजशाही खत्म होने के बाद कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। अब 2025 में नेपाल की पब्लिक का क्रोध हर रिकॉर्ड तोड़ चुका है और इसका सबसे बड़ा शिकार यहाँ की सरकार, यहाँ का सिस्टम और यहाँ का वो हर हिस्सा बना है जो सत्ता से जुड़ा है। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास को भी जला दिया गया। ये तस्वीर बता रही है कि नेताओं पर नेपाल का गुस्सा कैसे फूटा है। नेपाल में राष्ट्रपति के निजी आवास को भी पब्लिक ने जला डाला। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर में प्रदर्शनकारी घुसे और उसे आग के हवाले कर दिया। देखिए मेरे पीछे ये नेपालगंज का बीपी चौक है और यहाँ पर नाराज जो लोग हैं, जो युवा नाराज है, वो पीछे जो है केपी ओली की मूर्ति लगी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका गुस्सा है लगातार, इसको दिखलाओ ये जो है किस तरीके से जो लोगों में गुस्सा है वो अब सामने आ रहा है। इस वीडियो को देखिए जिसमें नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार को लेकर गुस्सा कैसे फूटा है। सड़क पर जान बचाने के लिए भाग रहे नेपाल के वित्त मंत्री और उनका भेड़िए की तरह पीछा कर रही पब्लिक। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी इसी गुस्से से नहीं बचे। घायल हालात में उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्हें प्रदर्शनकारियों ने घर में घुसकर पीटा है। उनकी पत्नी आरजू राणा भी घायल है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की राजनीति के सूरमा बने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के निजी आवासों को भी जला डाला है। नेपाल में ऐसी आगजनी पहले कभी नहीं देखी गई। नेपाल में वही आग लगी है जो दक्षिण एशिया में कई और देशों को जला चुकी है। मई 2022 में श्रीलंका, वही श्रीलंका के आंदोलन में आर्थिक मुद्दे सबसे ज्यादा हावी थे। खराब अर्थव्यवस्था को लेकर पब्लिक ने श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। अगस्त 2024 बांग्लादेश, पिछले साल बांग्लादेश में हुआ आंदोलन में युवाओं की भूमिका सबसे अहम रही थी। तब कई दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब सितंबर 2025 में नेपाल के हालात सबके सामने हैं। सोशल मीडिया को लेकर सरकार का एक ऑर्डर उसके तख्तापलट की वजह बन गई, क्योंकि पब्लिक भ्रष्टाचार और बदहाल अर्थव्यवस्था से भी परेशान थी। ये सोशल मीडिया के बैंड के ऊपर नहीं है, ये हमारा अपना यूथ का आंदोलन। जो असली मुद्दे थे वो ये थे जिनकी सरकार ने सुध नहीं ली। जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों सुनेगा सरकार? सरकार तो हमारा था ही नहीं, वो तो सब करप्ट लोग का था, वो दलाल भ्रष्ट का सरकार था। जनता का सरकार अब बनेगा। 7 सितंबर तक नेपाल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 8 सितंबर को अचानक काठमांडू की सड़कों पर पब्लिक जमा होने लगी और 9 सितंबर का दिन नेपाल के इतिहास में सबसे निर्णायक पल के तौर पर दर्ज हो चुका है, क्योंकि नेपाल की सरकार का उस गुस्से ने तख्ता पलट कर दिया है।
महज 24 घंटे पहले अचानक उबाल आया और फिर नेपाल का पूरा सिस्टम उन 20-25 हजार लोगों को काबू करने में फेल हो गया जो काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे थे। नेपाल में पब्लिक पर पुलिस की गोलीबारी तब शुरू हुई जब भीड़ ने काठमांडू में लोकल पुलिस सर्कल पर आग लगा दी। इसके बाद पुलिस के अफसरों पर हमला हुआ और तभी पुलिस की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। नेपाल के नौजवानों का गुस्सा यहाँ के निष्क्रिय राजनीतिक ढांचे को लेकर काफी वक्त से उबल रहा था। बदलाव की मांग बस किसी बहाने का इंतजार करती रही। इस आवाज को तब ताकत मिली जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी। वजह रही नेपाल की सरकारी नीतियों का पालन न करना। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शामिल थे। इसी प्रतिबंध के बाद युवाओं ने 8 सितंबर को प्रदर्शन शुरू किया। यह मुद्दा ऐसा बहाना बना कि सरकार पर भड़की हुई पब्लिक काठमांडू में इतनी बड़ी तादाद में जमा हो गई कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। नेपाल की भड़की हुई पब्लिक के सामने मुसीबतें कैसे पहाड़ बनती गईं, वो समझिए। नेपाल में आए तूफान की जड़ सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी तो नहीं है, इसके पीछे कई वजह हैं। नेपाल में इस पब्लिक के गुस्से के पीछे भ्रष्ट सिस्टम और नेपाल में फैला भ्रष्टाचार रहा। नेपाल की बदहाल अर्थव्यवस्था और नेपाल में बढ़ती बेरोजगारी इस गुस्से की वजह बनी। नेपाल में बढ़ते भाई भतीजावाद को लेकर ये गुस्सा और तेज हो गया। 8 सितंबर को पुलिस फायरिंग में कई लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा और भड़कता गया और 9 सितंबर को लोगों ने संसद भवन पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने न सिर्फ संसद भवन में आग लगाई बल्कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का निजी घर भी जला डाला। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री रमेश लेखक का घर भी जलाया क्योंकि उन्हीं के ऑर्डर पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की खबर आई थी। इन तमाम घटनाओं के बीच गुस्साई पब्लिक ने कई राजनीतिक दलों का दफ्तर भी जला दिया है। नेपाल में बड़ा राजनीतिक संकट ये भी रहा कि 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में स्थिर सरकार नहीं रही। 2008 के बाद से नेपाल में कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। नेपाल में भ्रष्टाचार के मामले भी उठते रहे हैं, लेकिन कभी कोई निर्णायक एक्शन न होने से अब पब्लिक एक्शन दिखाने पर मजबूर हो गई। नेपाल में 15 से 24 साल की उम्र के बीच के युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है और इस वर्ग के पास नौकरी के मौके भी काफी कम है क्योंकि बेरोजगारी नेपाल में बड़ा संकट बनकर उभरी है। बची हुई कसर नेपाल की सरकार ने पूरी कर दी जब उसने नौजवानों के बीच पॉपुलर सोशल मीडिया को बंद करने का ऐलान कर दिया। अब देखना है कि नेपाल में आगे क्या होने जा रहा है। सेना ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन आगे नेपाल का नया नेतृत्व कैसा होगा? क्या ये नेपाल की चुनौतियों से मुकाबला कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, जिस मकसद को लेकर यहाँ के लोगों ने नेपाल में तख्ता पलट किया है, क्या वो हासिल हो पाएगा? इधर उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सीपी राधाकृष्णन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पहुंचे और उन्हें बधाई देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी प्रहलाद जोशी के घर पहुंच गए। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा प्रहलाद जोशी के घर पर लग गया। दिन भर उपराष्ट्रपति पद के लिए हुई वोटिंग में सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही मिल पाए। और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रहलाद जोशी के घर पहुंचे पीएम मोदी और सीपी राधाकृष्णन जिनकी जीत हुई है, एनडीए के उम्मीदवार। इससे पहले वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे और इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी जिनको सिर्फ 300 वोट मिले। दरअसल सुबह 10 बजे वोटिंग शुरू हुई, 5 बजे वोटिंग समाप्त हुई, उसके बाद 6 बजे काउंटिंग शुरू हुई। बैलेट पेपर से वोट डाले गए थे और आप देखिए कि जब जीत होती है सीपी राधाकृष्णन की और उसके बाद पीएम मोदी खुद पहुंचते हैं प्रहलाद जोशी के घर पर और हमने देखा कि बधाइयों का तांता भी लग गया। पीएम मोदी ने तो बधाई दी ही, अमित शाह ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी क्योंकि वो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे।
और सीधे आपको काठमांडू लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद है। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। आनंद, इस वक्त नेपाल में क्या हालात बने हुए हैं, सबसे पहले अपडेट आप पहुंचाइए। देखिए जसप्रीत, रात 10 बजे से अब जो पूरा नेपाल है वो आर्मी के कंट्रोल में है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, जो अब तक नेपाल का पूरा सरकार को संभाल रहे थे, वो आर्मी ने उन्हें किसी सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। कल जो राष्ट्रपति हैं, आर्मी चीफ हैं और जो पुलिस के चीफ हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है नेपाल में, जिसमें यह तय किया जाएगा कि जो प्रदर्शन है उसे कैसे शांत किया जाए, जो नेपाल का जनजीवन है जो अस्त व्यस्त हो रखा है उसे कैसे पटरी पर लाया जाए, और जो आंदोलनकारी हैं, जो जेनजी जो रिवोल्यूशन है, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके जो बड़े चेहरे हैं उन्हें मंच दिया जाए बातचीत करने का, ताकि बीच का रास्ता निकले। उनकी क्या मांग है उस पर बैठकर जो है वो बातचीत की जाए। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन भी बिल्कुल तनावपूर्ण रहा। बहुत सारी झड़पें हुई और लगातार जो प्रदर्शनकारी थे बहुत ज़्यादा हिंसक थे। हमने देखा कि किस तरह से, हम खुद संसद भवन के पास थे, वहाँ पे पूरे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। पूरा जो साजो सामान था वो वहाँ से प्रदर्शनकारी लेके चले गए। उसके बाजू में एक होटल थी, एक बैंक था जिसमें जमकर तोड़फोड़ की गई। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री हाउस और कई नेताओं के घर में जो है वो आगजनी और तोड़फोड़ की गई। तो लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लोगों का ये भी कहना था कि ये केवल एक सोशल मीडिया बैन के चलते लोग सड़कों पे नहीं आए हैं। दरअसल जो सरकार थी उसने अपने रिश्तेदारों, अपने कुछ चुनिंदा लोगों को एक लेविश लाइफ दी, एक राजशाही जीवन जीने का मौका दिया, लेकिन जो आम जनता थी उसके बारे में नहीं सोचा। यही वजह थी कि जो युवा थे उन्होंने इसको जेनजी एक आंदोलन का नाम दिया, जिसमें ना कोई चेहरा है, ना कोई नेता है, ना कोई संगठन है। ये तमाम युवा थे और वो सड़कों पे आए और उन्होंने जमकर आंदोलन किया। और उसमें हमने देखा कि पुलिस बहुत जगह नदारत रही, फोर्स को बहुत जगह तैनात कर दिया गया। तो अब रात में हालात थोड़े से कंट्रोल में है, लेकिन तनावपूर्ण बने हुए हैं। फोर्स जगह जगह तैनात कर दी गई और अब आर्मी के लिए चुनौती है। बहुत ख्याल रखिए। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद थे, जो अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। शुक्रिया आनंद आपका। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन युद्ध का अगला पड़ाव कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा 3 बड़ी खबरों से लग रहा है। पहला, रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। अमेरिका यूरोप की नई पाबंदियों की तैयारी और पुतिन का अपने टॉप जनरल को मेडल देना। वो जनरल जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। इस बीच अमेरिका से आई एक वार्निंग ने ज़ेलेंस्की को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। क्या जंग के शोलों से धधकने वाला है यूरोप? क्या यूक्रेन के बाद पुतिन की रडार पर नेटो है? क्या पुतिन ने तय कर लिया है अपना अगला टारगेट? यूक्रेन की हार का डर, यूरोप पर रूस का टेरर। यूक्रेन की जमीन पर महज चंद घंटों पहले रूस के ड्रोन कयामत बरपा चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 800 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। ये यूक्रेन पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। लेकिन वॉर एक्सपर्ट्स इसे रूस का बारूदी ट्रेलर मान रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि रूस के मन में यूक्रेन से आगे भी कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ पुतिन के दिमाग की उपज है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके धमाकों की गूंज नेटो की सीमाओं के पार भी सुनाई देने वाली है। लेकिन क्यों और कैसे, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के उस बयान को समझना होगा, जिसमें उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली खबर की तरफ इशारा किया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति
माइक पेंस ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में जो कहा, उसने यूरोप की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पेंस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन रूस के सामने हार गया तो इसमें कोई शक नहीं कि अगला निशाना नेटो की सीमाएं होंगी। यानी यूक्रेन की लड़ाई केवल एक देश की जंग नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा की जंग है। पेंस ने कहा कि पुतिन की महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन की सरहद से कहीं आगे तक फैली हुई है। अगर उन्हें यहां जीत मिलती है तो रूस को और ताकतवर और ज्यादा खतरनाक बनने का मौका मिलेगा। उस स्थिति में नेटो के सदस्य देश सीधे सीधे खतरे की जद में आ जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका को एक बैकस्टॉप यानी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर खड़ा रहना होगा, जबकि यूरोपीय देशों को इस जंग का असली नेतृत्व करना होगा। उन्होंने कोएलिशन ऑफ द विलिंग की कोशिशों की सराहना की और कहा कि मजबूत सुरक्षा गारंटी की एक जस्ट एंड लास्टिंग पीस यानी न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता खोल सकती है। यानी माइक पेंस की नजर में अगर आज यूक्रेन गिरा तो कल यूरोप के कई देश भी उसी आग में झुलस सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 800 ड्रोन बरसाना, यह महज एक हमला नहीं था, बल्कि रूस का वो इशारा था जो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पश्चिमी खेमे के रणनीतिकार साफ कह रहे हैं कि यह अटैक असली युद्ध की महज झलक है, ट्रेलर है। असली फिल्म तो अभी बाकी है। यानी पुतिन की सोच यूक्रेन की सीमाओं पर रुकने वाली नहीं है। उनका विजन है यूरोप को सीधा डर और दहशत के साए में धकेलने का। अब जरा सोचिए, जब ड्रोन की बरसात ने एक ही रात में यूक्रेन की नींद उड़ा दी, तो अगर यही खतरनाक खेल नेटो की जमीन पर शुरू हो जाए तो हालात क्या होंगे? यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर पेरिस और बर्लिन तक हलचल मची है। नई पाबंदियों की लिस्ट तैयार हो रही है। रूस की एनर्जी कंपनियों, उसके बैंकों और उसके ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क पर सीधा वार करने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि रूस कभी भी दबाव में झुकता नहीं और इस बार भी पुतिन ने पश्चिम की सख्ती का जवाब और भी ज्यादा सख्त अंदाज में दिया है। पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल गेरासिमोव को ऑर्डर ऑफ करेज मेडल देकर दुनिया को खुला संदेश दिया है। वो जनरल जिस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। यानी पुतिन ने साफ कर दिया है कि उन्हें आईसीसी की परवाह नहीं, उन्हें किसी भी वैश्विक संस्था का डर नहीं और वो अपने युद्ध जनरलों को हीरो बनाकर पेश करेंगे। ये तस्वीर रूस की उस रणनीति की है जिसमें सैन्य ताकत के साथ साथ प्रोपेगेंडा भी शामिल है। घरेलू मोर्चे पर जनता को यही दिखाया जा रहा है कि उनका नेता पुतिन पश्चिमी साजिशों से लड़ रहा है और उसके जनरल देश की शान है। लेकिन सवाल यही है कि जब दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नेटो भी इस आग की जद में आने लगेगा तो क्या हालात केवल चेतावनी तक सीमित रहेंगे या फिर यूरोप सचमुच जंग के मैदान में तब्दील हो जाएगा? क्योंकि ड्रोन हमलों के अलावा रूस की रणनीति में साइबर अटैक, ऊर्जा की सप्लाई रोकना और हाइब्रिड वॉरफेयर भी शामिल है। यानी पुतिन सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं बल्कि गैस पाइपलाइनों और इंटरनेट सर्वर से भी युद्ध छेड़ सकते हैं। यूरोप के लिए आने वाली सर्दियां किसी नए इम्तिहान से कम नहीं होंगी। अगर रूस ने गैस और ऑयल का नल बंद किया तो शहरों की रोशनी से लेकर फैक्ट्रियों की मशीनें तक थम सकती हैं। और यही वो दबाव है जिसका इस्तेमाल पुतिन नेटो और यूरोपीय देशों पर करेंगे ताकि पश्चिम को झुकने पर मजबूर किया जा सके। यानी तस्वीर बेहद साफ है। एक तरफ माइक पेंस जैसे नेताओं की चेतावनी, दूसरी तरफ रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला और तीसरी तरफ पुतिन का अपने जनरल को सम्मानित करना। ये तीनों घटनाएं मिलकर आने वाले तूफान का इशारा दे रही हैं।
रूस की आक्रामक रणनीति को समझना हो तो नजर डालनी होगी पिछले 2 हफ्तों की जंग पर। ड्रोन और मिसाइल अटैक सिर्फ यूक्रेन की राजधानी तक सीमित नहीं रहे। खार्किव, ओडेसा और डोनबास के कई शहर लगातार टारगेट बने हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस ने ईरान और उत्तर कोरिया से नए बैच में हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। यानी पुतिन इस जंग को लंबा खींचने की तैयारी में है और इसके लिए उन्हें सैन्य रसद की कमी रोकनी होगी। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट कहती है कि रूस हर हफ्ते औसतन 1,500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें तैयार कर रहा है। रूस का औद्योगिक ढांचा अब सिर्फ एक चीज पर केंद्रित है, युद्ध। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं। मैदाने जंग के साथ साथ रूस ने कूटनीतिक मोर्चों पर भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। चीन और रूस की हालिया मुलाकात को लेकर पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि यह मुलाकात सिर्फ दोस्ताना तस्वीरों की नहीं थी, बल्कि यूरोप के लिए नया सिरदर्द बन सकती है।